तो हम लोगों को आज पढ़ना है जो बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ना है ना। तो चलिए, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ लिए हैं हम लोग, उसको नोट करेंगे, अरेंज करेंगे ना। ऐसे तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है, ऐसे तो उससे आगे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब उसको नोट करा दें क्या, अनिवार्य है। चलो बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड 12th में जो स्टूडेंट हो सबका फॉर्म भरने का डेट भी आ गया है। 28 तारीख से लेके 9 तारीख तक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Let a current carrying conductor, let a current carrying conductor, let a current carrying conductor XY let a current carrying conductor XY carrying a current I, carrying current I, carrying current I, full stop। कंसीडर लाइन छोड़ के consider a small element, consider a small element AB, consider a small element AB on the conductor XY, on the conductor XY of length DL, R vector be the position vector of point P from the current element ideal vector, from the current element ideal vector and theta be the angle between DL vector and R vector, DL vector and R vector, DL vector and R vector। समझ गए? तो सबसे पहले एक बात यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है कि हम सर DL ही क्यों लेते हैं। तो ध्यान दो, बायो-सेवर्ट्स लॉ जो आपको आया, यानी बायोट और सेवर्ट्स दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है,
इसको निकालने के लिए हम लोग इस थ्योरम का यूज़ करते हैं, इस डेरिवेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लीकेबल फॉर ओनली ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट, यानी बहुत बड़ा अगर कंडक्टर का अगर लेंथ है तो उसके लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लीकेबल, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल है। दैट्स वाई वी आर कंसिडर्ड अ स्मॉल लेंथ ऑन द कंडक्टर एक्स वाई, दैट इज डीएल वेक्टर। समझ में आया? तो ब्रैकेट में लिख लो कि बायो-सेवर्ट्स लॉ डील्स विद द, ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता। अब सुनो, एग्जाम में अभी जो मैंने तुमको 3-4 लाइन जो लिखा है डायरेक्ट तुम लिखोगे। सुनो, कंसीडर सुनो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज डीएल वेक्टर ऑन कंडक्टर एक्स वाई वेयर द करंट आई पासिस थ्रू इट एंड पॉइंट पी ऑफ पोजिशन वेक्टर आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट। राइट नाउ द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज थीटा। अब ये जो मैं तुमको बात बता रहा हूँ तो ये मैं तुमको बताऊंगा कि लिमिटेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, यानी बायो-सेवर्ट्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, है ना। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ डील्स with the magnetic field induction at a point, with the magnetic field induction at a point due to a small current element, अब सुनो, अब दैट करंट मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट जो आपका है वो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। अब जैसे एक्स वाई जो कंडक्टर वायर है, तो स्मॉल करंट एलिमेंट का मतलब नहीं यहीं पे लेंगे, ये भी चलेगा, ये कहीं पे भी करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे और वो हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट होगा। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, अच्छा एक बात और ध्यान दो, कि सर यहाँ पे जैसा आपने करंट एलिमेंट को वेक्टर के रूप में आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक है, आपका जो यहाँ पे मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो लिया है इसको मैं स्ट्रेट कंसीडर अभी नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारा वायर है ना इसको मैं स्ट्रेट कंसीडर नहीं किए हैं। तो जब मान लीजिए कोई आपका अगर कर्व चाहे डिसकंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस, अगर एक कर्व लाइन पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट या स्मॉल एलिमेंट उसका कंसीडर करते हैं तो उसका डायरेक्शन वहाँ पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट के द्वारा आपको मिलता है। अगर सर्कल पे अगर मान लीजिए सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है और सर्कुलर वायर में अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है तो किसी पॉइंट पे जो डायरेक्शन आप निकालेंगे वो आपका टेंजेंट का। तो यहाँ पे भी जो आपका डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ओ पे या डीएल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि आपका डीएल के ही डायरेक्शन में आपका। According to बायो-सेवर्ट्स लॉ, लाइन छोड़ के, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ब्रैकेट में dB, चूंकि स्मॉल की ही बात करेंगे ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ब्रैकेट में dB एट अ पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन अब सुनो, डिपेंड्स अपॉन फ्लोइंग फैक्टर भी लिख सकते हैं। द फैक्ट ऐसे भी कह सकते हैं इस लाइन को हम लोग, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डिपेंड्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी हमारा है। अब चलो एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिखे हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला आपका आ गया डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर में dB जो है वो प्रोपोर्शनल किसका होगा, दूसरा
dB जो है प्रोपोर्शनल किसका होगा, करंट एलिमेंट के लेंथ का। तीसरा, dB जो है प्रोपोर्शनल होगा जो आपका करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बना है उसके साइन थीटा का। और एंड लास्ट में आपका चौथा जो है, जो मैंने आपको कल बताया कि dB प्रोपोर्शनल होगा आपका पॉइंट O से पॉइंट P के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स, कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स। ध्यान से सुनो, कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स। तो पहला कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स, तो dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा। चल इतना तो कम से कम नोट कर जल्दी। वेयर k इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। अब सुनो, अब इस k का वैल्यू, ध्यान से सुनना, इस k का वैल्यू अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग है। CGS के लिए इसका k का वैल्यू 1 है और SI के लिए μ0/4π है। और पॉइंट P और पॉइंट O यानी कंडक्टर वायर और पॉइंट P, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसके बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। जनरली दोनों पॉइंट के बीच का मीडियम को हम लोग वैक्यूम कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर वैक्यूम के जगह पे अगर कोई मीडियम है तो हम उस मीडियम को भी कंसीडर करके चलेंगे। द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन upon the system of units and also on the depends upon the system of units and also on the medium between point P and current element, medium between point P and current element, also on the medium between point P and करंट एलिमेंट। ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इफ़, सुनो ना, नोट नहीं करना है, पहले सुन लो कि इफ़ देयर इज़ ए फ्री स्पेस और वैक्यूम बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P, यानी पॉइंट P और करंट एलिमेंट के बीच का जो मीडियम है हम उसको फ्री स्पेस या हम वैक्यूम मान लेते हैं। इफ़, ये सब बातें हम तुम्हारे लिए ही नोट करा रहे हैं। एक्चुअली जब तुम एसर्शन रीजन बनाओगे या जब मान लो कि तुमको k का वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे ये सारे फैक्टर्स को तुम जानोगे तभी बना पाओगे, है ना। इफ़ मीडियम बिटवीन, इफ फ्री स्पेस, सुनो ना, डायरेक्ट मीडियम क्या लिखोगे, इफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इफ फ्री स्पेस और वैक्यूम medium between the current element and point P, तो चलो in SI यूनिट k इक्वल टू, प्यारे बच्चों, इन CGS यूनिट k इक्वल टू 1। तो जनरली अभी हम लोग कैलकुलेशन के लिए ध्यान देना है कि जब हम लोग कैलकुलेशन और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो अब मान लो SI यूनिट में ही सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, μ0/4π को कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे लिखना है देयरफॉर dB इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर, वेयर dB इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर, वेयर μ0 इज, जल्दी जल्दी लिख ले चल,
अंजलि कहाँ है रे? Where mu naught is absolute magnetic permeability of free space. Where mu naught is absolute magnetic permeability. Where mu naught is absolute magnetic permeability of free space. कोई दिक्कत नहीं बोल रहे हो? अब देखो तो ध्यान देना है एक बात को। अब एक बात और ध्यान देना है कि ये तो हमारा इन एसआई सिस्टम में ना है, यहाँ पे लिख लेना इन एसआई सिस्टम, ठीक है। अब देखो तो यहीं पे मैं स्टार्ट करूँ। एसआई यूनिट ऑफ, अच्छा एक मिनट, हियर म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। सुन रहे हो ना? म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर, ऐसे म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू दी पावर -7। अब इसका यूनिट क्या होगा तो ध्यान दो जरा यूनिट में। अब यहाँ पे सुनो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि जब म्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है। ये देखिए आई का क्या होता है? एम्पियर, स्मॉल करंट एलिमेंट मीटर, और आपका ये आर स्क्वायर, ये भी मीटर का स्क्वायर थे, मीटर से मीटर कैंसिल थे, एम्पियर बाय मीटर, एम्पियर बाय। अब सुन यहाँ पे ये क्या है आपका? टेस्ला। तो क्या हो जाएगा यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूँ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा और क्या हो सकता है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। टेस्ला के बारे में मैंने बताया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं बताया है। अब देखो कैलकुलेशन में तुमको कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस में जो चीज़ें हैं तो उसको अच्छे से कंसेप्ट में तुमको जानना है। और अब मैं तुमको बता दूं कि मैग्नेटिज्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको इतना अच्छा से पढ़ो कि इसका प्रभाव आपको एसी और ईएमआई में पड़ेगा। इस चैप्टर को पढ़ाने में जो टाइम लग रहा है, इसके बाद इसको पढ़ाने में एसी में ही समय लगेगा। फर्स्ट वॉल्यूम ख़त्म, और सेकेंड वॉल्यूम इसके तुलना में कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। बस उसमें सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ नोट कराएंगे, स्पेशल केस नोट कराना है, स्पेशल केस और थ्योरी से ही क्वेश्चन उसमें आता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनने वाला सब यही पोर्शन है, जो कि आपका लगभग मान लीजिए 15 दिन का ये है। 15 दिन में इसकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। 3 पार्ट है, हर वीक में एक पार्ट को कंप्लीट करना होता है। तो डेरिवेशन आज स्टार्ट ही हो गया तो ख़त्म ही होगा। देखो अब यहाँ तो टेस्ला के बारे में बोले वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? वेबर पर मीटर पर एम्पियर बचेगा। लिख लो वेबर पर मीटर पर एम्पियर, या वेबर पर एम्पियर पर मीटर, और टेस्ला पर एम्पियर मीटर भी चलेगा, या टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी चलेगा। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है ना रे? हाँ। अब चलो सीजीएस सिस्टम में, अब ध्यान देना यहाँ पे। इसके बाद हम लिखेंगे इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम डीबी इक्वल टू, तो वैल्यू आपका क्या होता है? के का वैल्यू 1 न रे, तो यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलो, और इसका वैल्यू किस चीज़ में आएगा? इसका वैल्यू किस चीज़ में आएगा सीजीएस सिस्टम में? अरे गधा गॉस में आएगा। वेबर बोल रहा है, वेबर तो ऐसा यूनिट है। चल अब देख, अब नहीं पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड का गॉस होता है, और 1 गॉस इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 क्या? टेस्ला। आधा बात याद रहता है, 1 गॉस इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, या 1 गॉस इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो इन वेक्टर फॉर्म, अब इन वेक्टर फॉर्म जब ही हम लिखेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने कल कर चुका हूँ ना। तो डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ध्यान देना है, डी एल वैक्टर क्रॉस आई कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
ये आपका आर क्यूब कैसे हुआ, वहाँ आर कैप क्यों लिखे, सारे डिस्कशंस कंप्लीट हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ध्यान देना है कि अच्छा यहाँ पे भी आपका डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। ऐसे हमने राइट हैंड पाम रूल भी आपको बताया कि अगर मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पे कि अगर इस तरह से हम लोग ये क्या है, लेफ्ट राइट हैंड है ना, राइट हैंड को हम लोग क्या है कि थंब को स्ट्रेच रखते हैं और पाम को हम लोग इस तरह से रखते हैं और क्या करते हैं कि कंडक्टर वायर पे हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखते हैं और देखते हैं कि हमारा पाम जो है वो किस साइड में है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्लेन का इनसाइड आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, और इस साइड की बात करेंगे परपेंडिकुलर टू द। अब अगर क्या है कि अगर मान लीजिए वायर को अगर हम लोग अपने राइट हैंड से अगर हम लोग इसको क्लोज कर लें तो जो 4 फिंगर जिस डायरेक्शन में बेंट होता है उसी डायरेक्शन में आपका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका फॉर्म्ड होता है। और इस डायग्राम से और इस रिजल्ट से ये कंफर्म है कि जैसे जैसे करंट एलिमेंट से, सुनो यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका पॉइंट P पे आपका जो डिपेंड करता है, तो करंट एलिमेंट से जो करंट आपका पास हो रहा है उसके स्ट्रेंथ पे, यानी करंट आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा आपका प्रोड्यूस होगा। दूसरा आपको DL यानी करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट आप अगर छोटा लेंगे तो बायो सेवर्ट्स लॉ छोटा के लिए ही अप्लीकेबल है, तो जितना आपका छोटा करंट एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेंथ होगा। हाँ सर, एलिमेंट को बड़ा कर लेंगे, लॉन्ग वायर रहेगा तो उसके कारण आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू आपका ज़्यादा आएगा। और दूसरा आपका कि जो पॉइंट P आप लिए हो करंट एलिमेंट के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होता है और अपोजिट मैक्सिमम वैल्यू आपका 180 डिग्री। तो अगर वो पॉइंट आपका करंट कैरिंग कंडक्टर के ही पॉइंट पे लाइज कर रहा है तो उस कंडीशन में 0 डिग्री होगा, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइज कर रहा है तो आपका 180 डिग्री होगा। दोनों केसेस में साइन का वैल्यू 0 होता है यानी मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम होने के लिए करंट एलिमेंट से हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट P पे जो लेंगे तो वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चौथा वाला पॉइंट है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर वायर से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे करंट एलिमेंट से आप दूर होते जाएंगे और उससे फास्ट आपका dV का वैल्यू डिक्रीज करते चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अगर R इक्वल टू आप 2 मीटर लेंगे तो ये 1/4 टाइम्स आपका डिक्रीज कर जाएगा। R इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 टाइम्स एज सिमिलर रहेगा, लेकिन R इक्वल टू 3 लेंगे तो 9 टाइम्स आपका डिक्रीज कर जाएगा, यानी बहुत फास्टली डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप करंट एलिमेंट से आप दूर होते जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपका डिक्रीज करते चला जाएगा। समझ रहे बातों को, कोई दिक्कत? तो अब चलो, तो ये डायरेक्शन का तो मामला हम लोग क्या है कि डायरेक्शन ऑफ DV वी कैन फाइंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू रूल और या राइट हैंड स्क्रू रूल। अब लिखते हैं, लिखा जाए नाउ ऐसे भी जिस प्लेन में आपका करंट एलिमेंट और जिस प्लेन में आपका P लाइज करेगा उस पर आपका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे डायरेक्टेड इनवर्ड, इधर डायरेक्टेड आउटवर्ड। चलो लिखो अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P। थोड़ा जल्दी प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन magnetic field induction at point P due to current through entire wire is current through entire wire is तो क्या आ जाएगा B वेक्टर इक्वल टू आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, और b वेक्टर इक्वल टू μ0/4 पाई, यहाँ तो इंटीग्रेशन लगेगा I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। b इक्वल टू इंटीग्रेशन I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो तो अब हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं।
पहले इतना लिख लो फिर मैं बताता हूँ। एज वी नो दैट, यहाँ से ध्यान देना है, एज वी नो दैट क्या, जे इक्वल टू आई बाई ए। आप पढ़े हो? नहीं बोल रहे हो रे, ना पढ़े हो। हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान देना है कि स्मॉल करंट एलिमेंट का जो लेंथ लिए ना डीएल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? डीएल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो अब ये आपका आई डीएल, और ध्यान दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ए स्मॉल लेंथ, तो स्मॉल वैल्यू वॉल्यूम ऑफ करंट एलिमेंट, तो हम उसको किस चीज़ से डिनोट कर देंगे? डीबी से डिनोट कर देंगे। तो देखो तो जे इंटू डी वी ये वॉल्यूम है आपका, ये आपका आईडीएल हो जाएगा ना, नहीं बोल रहे हो? तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो देयरफॉर ध्यान देना है, डी बी इक्वल टू पहले निकालते हैं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल के जगह पे, सुनो आईडीएल के जगह पे जे डी वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे नहीं बोल रहे हो? अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोगों को लिखना हो, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखो तो यहाँ डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ध्यान दो जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू इंटू डी वी, चलेगा? और टोटल के कारण तो फिर इसको भी इंटीग्रेशन कर दोगे। लिखो, हो गया? लिखो वेयर जे इक्वल टू करंट डेंसिटी, वेयर जे इक्वल टू current density at any point on the current element। तो करंट डेंसिटी अगर मान लीजिए आपका रेगुलर शेप का कंडक्टर वायर है तो हर जगह आपका इक्वल होगा, इरेगुलर शेप का है तो करंट डेंसिटी का वैल्यू हर करंट एलिमेंट का अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे। तो जे इक्वल टू करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द करंट एलिमेंट, ठीक है। डी वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, यानी जो छोटा सा लिए हैं वॉल्यूम उसका एलिमेंट। अब चलो तो प्यारे बच्चों, अब देखो तो एक बात और सीखो यहाँ पे, बताऊँ मैं? स्टार्ट करें? देखो तो हेयर आई डी एल वेक्टर है ना जी, नहीं बोल रहे हो? तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? आई को अगर आई और डी एल वेक्टर लिए तो इसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी नहीं लिख सकते हैं? आई इंटू डी एल वेक्टर, तो करंट तो मेरा उतना ही पास हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे Q बाई टी लिख सकते हैं। अब देखिए Q बाई टी, तो Q इंटू डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई टी, तो Q इंटू ये V वेक्टर आ गया, वेलोसिटी। हाँ, तो चलो देयरफॉर अब नाउ देखिए आप डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। लिखो ये इन द टर्म्स ऑफ क्या हो गया आपका? बायो-सेवर्ट्स लॉ इन द टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, इन द टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। लिख जल्दी, लिखो इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये पढ़ाएंगे आपको जब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताना है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये तीनों। तो इसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को अगर हम लोग ले गए तो कितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो गया, वो उस फील्ड का मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाता है। समझ गए? अरे समझ में आ रहा है ना? अब जैसे मान लो दो लेवल का, मान लो कि जो हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, एक पे हाथ रखते हैं हाथ जल गया, एक पे थोड़ा सा सहन कर लिए, तो एक टेम्परेचर का हीटिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा है ना। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वो स्ट्रेंथ जो किसी अदर बॉडी को कितना फास्टली मैग्नेटाइज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स SI यूनिट के लिए होता है, डी इसको H से डिनोट करते हैं, तो H इक्वल टू होता है B बाई म्यू नॉट, B बाय म्यू नॉट। तो लिखो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ब्रैकेट में कैपिटल H से इसको डिनोट करते हैं।
ब्रैकेट में कैपिटल एच लिख लेना, एस नहीं एक्स नहीं, कैपिटल एच। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कैपिटल एच ब्रैकेट में ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बोलो, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि डी एच इक्वल टू यानी स्मॉल निकालेंगे ना अभी हम लोग। मैं यहाँ पे लिखूँ तो पहले लिखेंगे हम लोग इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम डी एच वेक्टर इक्वल टू होता है डी बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अरे हाँ या ना, या डी एच इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन सीजीएस सिस्टम डी एच इक्वल टू आपका डायरेक्ट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पहला बायो-सेवर्ट्स लॉ हो गया, ये कंप्लीट आपका। तो आपको कहाँ तक लिखना है एग्जाम में नहीं बोल रहे हो, कंबाइनिंग द अबव फैक्टर। और ये तो सीजीएस एसआई में क्लासिफाइड करके बता रहा हूँ ना, आप एसआई को फॉलो करेंगे और लिख दें। अब इन द टर्म्स ऑफ ये सब न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएंगे, समझ गए। कल जैसे पढ़ाए थे बस उसको यूज़ किए, बात करते हैं। बाकी ऊपर में तो अब इसमें नोट क्या करना था, डायग्राम बनाना है। कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई, दैट इज आइडियल वेक्टर, एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस फ्रॉम द आइडियल वेक्टर is point P, opposition vector R vector, and angle between the current element and R vector is theta. According to Biot-Savart's law, magnetic field intensity or magnetic field induction at a point P due to the small current element depends upon the following factor. Combining the above factor, लिख लो आगे, 5 मार्क्स में ये पूछता है। चलो लिखो अब की पॉइंट्स, क्या उसको कह दिया चुपचाप, हाँ लालटेन पे वोट देना है, क्या बोला रे चुपचाप, लालटेन छाप। मतलब इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई एक चुप से बात एकदम कह देगा। चलो लिखो की पॉइंट्स। पहला, बायो-सेवर्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर Biot-Savart's law is valid for symmetrical current distribution. इसका मतलब कि कंडक्टर वायर से आपका करंट ईच एंड एवरी पॉइंट आपका सिमिलर होना चाहिए, यानी जे का वैल्यू आपका कांस्टेंट हर जगह होना चाहिए। समझ गए ना, साइमेट्रिकली का मतलब कि हर जगह उसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तब ना करंट एलिमेंट स्मॉल आप कंसीडर करोगे। और नहीं अगर मान लीजिए अगर साइमेट्रिकल वो नहीं है तो जो आप करंट एलिमेंट स्मॉल करंट एलिमेंट को आप कंसीडर तो कर लियो हो, तो वहाँ पे आइडियल वेक्टर का वैल्यू कुछ और होगा, और कंडक्टर वायर के दूसरे पार्ट में जो आप डीएल वेक्टर को कंसीडर करोगे उसका वैल्यू कुछ और होगा। तो फिर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना आएगा। तो इंटीग्रेशन कंटिन्यूस टर्म्स के लिए ही अप्लीकेबल है, जैसा कि मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था। इसीलिए यहाँ पे बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लीकेबल फॉर ओनली साइमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट, बायो-सेवर्ट्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली only to very small length. Biot-Savart's law is applicable only to very high length, only to very small length conductor carrying current.
only to very small length conductor carrying current. ठीक है। तीसरा, दिस लॉ कैन नॉट बी इजली वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। दिस लॉ कैन नॉट बी वेरीफाइड, दिस लॉ कैन नॉट बी इजली वेरीफाइड, दिस लॉ कैन नॉट बी इजली वेरीफाइड experimentally as the current carrying conductor, as the current carrying conductor, as the current carrying conductor, as the current carrying conductor of very small length, of very small length, of very small length cannot be obtained practically, cannot be obtained practically, cannot be obtained practically। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है कि ये स्मॉल लेंथ के लिए अप्लीकेबल ही है, तो हम कितना स्मॉल लेंगे इस बात का तो कोई मतलब है नहीं ना। और डीएल तो रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी स्मॉल विच इज़ वेरी नियर अबाउट जीरो, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते और इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट, बायो-सेवर्ट्स लॉ या दिस लॉ इज एनालॉगस ऑफ, दिस लॉ इज, this law is analogous of, analogous to, analogs to, या analogous उसी को हम लोग बोलते हैं ना, analogs to, this law is analogous to Coulomb's law in electrostatics, यानी Coulomb's law के तरह ही हम लोग इसका भी, Coulomb's law भी क्या था आपका कि दो चार्ज के बीच में मतलब 10⁻³ या 38 डिस्टेंस तक ये अप्लीकेबल है ना, एंड इट इज़ वैलिड फॉर वेरी स्मॉल चार्जेस नॉट फॉर लार्ज चार्जेस। इसी तरह से आपका ठीक है। तो दिस लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ पढ़ी थी? द डायरेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर, ये सब बातें मैंने डिस्कशन कर दिया है, बस उसको मैं नोट करा रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, द डायरेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, perpendicular to both dl vector and r vector, perpendicular to both idl vector and r vector, current element idl vector and r vector। अब सुनो, idl vector and r vector किसी न किसी प्लेन में लाइज करेगा ही, आइदर वो एक्स वाई में करे, वाई जेड में करे या जेड एक्स में करे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है जिस प्लेन में, आपका ध्यान से सुनना है कि आईडीएल और आर वेक्टर लाइज करेगा जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो हो सकता है कि आईडीएल वेक्टर और आर के साथ थीटा एंगल बन रहा है, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का इसके भी परपेंडिकुलर होंगे, इसके भी परपेंडिकुलर होंगे। चलो नेक्स्ट की पॉइंट्स में, इफ थीटा इक्वल टू, अब ये आपका स्पेशल केस में आ जाएगा। ये तो 4 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था जिसको आपको समझना था। अभी ये स्पेशल केस आपका डिस्कशन में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। लिखा जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, की पॉइंट्स में ही लेके चलो ना, कोई दिक्कत नहीं। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज पॉइंट पी। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या? सुनो, ये पॉइंट पी कहाँ जाएगा? कंडक्टर वायर के एक्सिस पे ना। दैट इज पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज द पॉइंट लाइज ऑन द, the point P, sorry, the point P lies on the, the point P lies on the axis of the, the point P lies on the axis of the, axis of the linear conductor carrying current, linear conductor carrying current, linear conductor carrying current, यानी इसका मतलब on the wire है ना, on the wire carrying current। यानी देन आपका क्या रे प्यारे बच्चों, कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिखूँ। देन क्या आ जाएगा? dB इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? चलो dB इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। सुन लिए? तो dB इक्वल टू 0 आने का मतलब आपका है, इसका मतलब कंक्लूजन आपका होता है
कि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द थिन लीनियर कैरिंग करंट। अब थिक होगा तो उसका डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा मोटा होगा तो उसका सिलेंड्रिकल शेप में एक्सिस पे तो लाइज नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एक पतला तार है, सुन रहे हो ना, पतला तार है, उससे अगर मान लीजिए करंट आपका आई पास हो रहा है, तो उस पतले तार के किसी भी पॉइंट पे, यानी जस्ट उस तार के किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। समझ गए? चलिए सेकंड लिखते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज if theta equal to 90 degree, that is point P lies at a perpendicular position, with respect to current element, then dB equal to mu नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, ना बोल रहे हो, साइन 90 बाय आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू कितना रे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपका क्या हो गया? मैक्सिमम। लिखो, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखना है तीसरा, इफ थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, वो तो एक 0 बताया आपको क्या कि एक्सिस पे ही लाइज करेगा तब। अब हमारा इफ थीटा इक्वल टू, हाँ, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। वो हमारा क्या था कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ एक्सियल लाइन ऑफ थिन वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द थिन वायर विल बी 0। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जिस डायरेक्शन में, अच्छा सुनो कि सॉरी, इसका मतलब आपका ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, जिस कंडक्टर वायर पे ही अगर आप मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालना चाहोगे तो वो वैल्यू आपका 0 होगा। कंडक्टर वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड 0 होते हैं, कंडक्टर वायर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका 0 होता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो चाहे 0 डिग्री निकालो चाहे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री निकालो, आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, और ये वैल्यू आपका क्या होगा, मिनिमम। तो आपको पूछेगा ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में, कि द वैल्यू ऑफ एंगल एट विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर वायर विल बी मिनिमम। तो ऑप्शन रहेगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो 0 डिग्री। 0 डिग्री ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर 180 डिग्री रहेगा तो 180 डिग्री में रहेगा। समझ गए? चल, हम लोग एक XY कंडक्टर, ध्यान से सुनना है, XY हम लोग कंडक्टर लेते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर, जिससे आपका, ध्यान देना है बातचीत में, जिससे आपका I करंट पास हो रहा है। जिससे क्या करंट पास हो रहा है? आपका I करंट आपका पास हो रहा है। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि इसके पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट P को कंसीडर करते हैं। पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग, और इसका डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ मान लेते हैं A, जो कि वायर के एक एंड से, यहाँ से ध्यान देना है, इसके एक एंड से यहाँ पे आपका ये φ1 एंगल बना रहा है, और दूसरे एंड के साथ अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं ना कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग φ2 मान लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट
एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे डीएल वेक्टर, और इससे आपका जो इसका यहाँ से यहाँ का ध्यान देना है, ये जो एंगल इसका बन रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं फाई, ठीक है। और ये जो करंट एलिमेंट के सेंटर से, करंट एलिमेंट के सेंटर से आपका पॉइंट सी का डिस्टेंस आपका हो गया एल, स्मॉल एल। तो टोटल मान लीजिए लेंथ हम लोग कैपिटल एल मान लेते हैं, ये आपका स्मॉल एल करंट एलिमेंट के सेंटर से, इसको हम लोग ओ मान लेंगे जहाँ पे हम लोग करंट एलिमेंट लिए हैं। इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। कोई दिक्कत? तो आपका करंट एलिमेंट का सेंटर पॉइंट को ओ मान लिए, एंगल थीटा मान लिए। इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग आर वेक्टर मान लेंगे, है ना। सी से पी का डिस्टेंस को हम लोग ए मान लिए। एंगल जो आपका है सी पी वाई उसको फाई 1 मान लिए। एंगल आपका सी पी एक्स जो है उसको हम लोग फाई 2 मान लिए। कोई दिक्कत? ये उल्टा भी मान सकते हैं हम लोग, वाई के साथ वाला को फाई 2 कर दें और इसको हम लोग फाई 1 कर दें, ये भी आपका चलेगा। इस सब में कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसमें सिंपल आपका लिख लिया जाए, साथ ही साथ करते ही चलते हैं, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट मारना पड़ता है। फिर आपको कैलकुलेशन, एक लाइन सिर्फ लिखिए, उसके बाद कैलकुलेशन हम लोग शुरू कर देंगे। आई करंट पास हो रहा है, डीएल वेक्टर ले लिए, सेंटर ओ ले लिए, एंगल थीटा ले लिए, सी पॉइंट ले लिए, सी से ओ का डिस्टेंस को हम लोग एल ले लिए, वाई ए, और एंगल आपका फाई, और एक आपका फाई 1 और दूसरा आपका फाई 2, ठीक है। पॉइंट पी ले लिए। लिखा जाए लेट अ कंडक्टर, लेट अ स्ट्रेट, डायग्राम बनाओगे, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, जल्दी कर, जल्दी। हो गया? बताऊं? चल स्टार्ट करते हैं। लेट अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर एक्स वाई, let a straight wire conductor XY lying in the plane of paper, lying in the plane of paper, lying in the plane of paper, या lying in the plane of paper, तुम तो पेपर में नहीं लिख रहे हो, lying in the plane of paper, मेरा तो lying in the plane of board है ना। lying in the plane of paper, current carrying I, carrying current I, carrying current I, lying in the plane of paper, carrying current I in the direction x to y, in the direction x to y। कोई दिक्कत? अब सुन, अब इतना कहानी नहीं, बस इतना लिख दी, हो गया। बाकी चीज़ तो फ्रॉम फिगर क्लियर है ना। पी सी इक्वल टू ए, करंट एलिमेंट लिए हैं, स्मॉल डी एल, सब तो पहले ही से डिस्कस चल रहा है। अकॉर्डिंग टू फिगर, फ्रॉम फिगर, नॉट अकॉर्डिंग टू फिगर, फ्रॉम फिगर, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, फ्रॉम फिगर अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ यानी मैग्नेटिक फील्ड, सुनो यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ध्यान से सुनना है। बायो-सेवर्ट्स लॉ तो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए वैलिड है ना। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सुन रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, डीएल ही हो ना, आइडियल वेक्टर विच इज लाइज एट आर वेक्टर डिस्टेंस पे, इसको मान लो आर वेक्टर, डायग्राम में मेंशन कर देना। ये आर वेक्टर ले लिए, इसका एंगल आपका कितना आ गया, थीटा। तो डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल से परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड, डायरेक्टेड। कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डी बी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो अब लिखते हैं हम लोग फ्रॉम फिगर, अकॉर्डिंग टू, हाँ फ्रॉम फिगर फिर से, या इन ट्रैंगल, छोड़ो ना, इन ट्रैंगल, इन राइट एंगल ट्रैंगल, ध्यान दे रहे जल्दी, ओ सी पी,
इन ट्रेंगल ओ सी पी। देखो तो इसका दो इंटीरियर एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई, और एक तो आपका 90 ना है। तो देखो तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या रे बच्चा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री माइनस फाई, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। तो देखो तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस फाई। हाँ या ना, चलो हाँ, कोई दिक्कत, क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहे हो तो बोलो, क्या बोल रहा है रे? लिखो। अब देखो यहाँ, नाउ तुम लोग बीच में भटकाओ मत। कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई ए बाय आर, ए बाय आर आ गया ना ये। तो कॉस फाई इक्वल टू ए बाय आर एंड टेन फाई इक्वल टू एल बाय ए। आर कैसे रे, आर तो हाइपोटेनस ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए टेन फाई इक्वल टू आपका क्या, एल ना, एल। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है, नहीं बोल रहे हो, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोग थीटा भी कर सकते हैं, है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाई वी गेट, विथ रिस्पेक्ट टू फाई भी करोगे तो भी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी एल भी करोगे तो यहाँ पे फिर से तुमको डी फाई लाना ही पड़ेगा चेन रूल का यूज़ करके। देखो अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डी बाई डी फाई इंटू ए टेन थीटा टेन फाई इक्वल टू डी एल बाई डी फाई होगा रे। तो देखो ए तो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ मामला आगे अटक गया। अब टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जाके घर पे रिवीजन करके आओ, घर पे रिवीजन सेक स्क्वायर फाई, नहीं वेक्टर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवीजन करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। डी एल बाय आपका डी फाई, तो देखो तो यहाँ से डी एल इक्वल टू क्या मिल गया आपका, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई मिल गया। नोट करिए यहाँ तक, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाई वी गेट, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे डी बी इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखे ना, डी बी इक्वल टू ध्यान दो म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई तो वैल्यू रहेगा, आई रखते हैं। डी एल का वैल्यू कितना निकाले हो, ए सेक स्क्वायर साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या निकाले हो, नहीं बोल रहे हो, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ना, आर इक्वल टू क्या निकाले हो, ठीक। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, बातचीत नहीं, ध्यान देना है, आई ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू कॉस फाई। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर, ए से एक ए कैंसिल, सेक स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव कैंसिल ना, तो डी बी इक्वल टू आपको जो आ गया म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए, आई बाय कॉस फाई डी फाई। आया? यहाँ तक लिख, जल्दी नोट कर। चलो नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो आपका डीबी का डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन तो हम लोग निकाल ही लिए हैं। अब लिखते हैं हम लोग कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ तक नोट कर लिए हो ना? ए रे लड़का, यहाँ तक नोट किया है तो क्या बात कर रहा है, लिख टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू द होल स्ट्रेट कंडक्टर वायर XY, ड्यू टू करंट थ्रू होल WHOLE होल स्ट्रेट कंडक्टर XY, क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आप जब इस डायरेक्शन में आते हो तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में आते हो तो ये आपका जो एंगल इसके रिस्पेक्ट में तो ये आपका अलग है। तो अगर इस एंगल को पॉजिटिव लेंगे तो ये एंगल हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे b इक्वल टू इंटीग्रेशन -φ1 से प्लस φ2 म्यू नॉट बट्टा पाई आई बाय ए कॉस फाई डी फाई आ गया। अब देख तो आगे यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे -φ1 से φ2 और ये कॉस फाई डी फाई, अरे होगा। फिर देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन, कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना, साइन फाई, और लिमिट आपका यहाँ से -φ1 और प्लस φ2, क्या करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट तो क्या आ जाएगा साइन फाई बाय 2, फिर माइनस, और फिर पुट करेंगे आपका लोअर लिमिट तो -φ1। सब पढ़ाए हुए हैं। तो देखो तो यहाँ से आपका b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ध्यान देना है साइन φ2, अच्छा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन φ1। फाइनली आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। और होल वायर के कारण भी पॉइंट P पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड, नहीं बोल रहे हो? हाँ। अब डिस्कशन जो है हमारा वो हम कल करेंगे। अब स्ट्रेट वायर का बता दिए, फिर हम सर्कुलर वायर का बता देंगे। फिर जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पे, ऐसा ही यहाँ पे करंट कैरिंग रिंग के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेशन करेंगे। फिर जिस तरह से गॉस थ्योरम पढ़ाए आपको वहाँ पे इनक्लोज, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ाना है, और तब उसके बाद हम आपको टोराइड सोलेनॉइड पढ़ा के चैप्टर हमारा ये फिनिश। तब उसके बाद फिर से हम लोग आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। वहाँ पे आपको बॉल को जब आप थ्रो कर दिए थे तो अंडर ग्रेविटी उसका वेलोसिटी चेंज होता है। यहाँ पे किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मोशन कराएंगे, उसका पाथ, फिर चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मोशन कराएंगे, उसका पाथ। तो चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
तो पैराबोलिक पाथ बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन करता है तो हेलिकल पाथ बनाता है, सर्कुलर के साथ वो हेलिक्स में घूमते जाता है। तो कंबाइंड फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो उसी का एप्लीकेशन है आपका साइक्लोट्रॉन। Cyclotron is an instrument in which electric field and magnetic field both are used to find a definite value of charge ions या charge particles, जिसका यूज़ हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ करते हैं। और यहीं पे हम लोग को वेलोसिटी फिल्टर पढ़ना है, और इस सारे का एप्लीकेशन है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड देन द पार्टिकल्स फेल्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स नोन बाय लॉरेंज फोर्स। इसका एप्लीकेशन मामला खत्म चैप्टर। ठीक है, अब इसको करने में जो दिन लगे है ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका कल डिस्कशन करेंगे। टाइम आपका हो गया।